आज मैं आपको लेसन 5 के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी बेटा। और लेसन 5 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। जो आपके आसपास पदार्थ होते हैं बेटा, जैसे चीनी, रेत, जल, नमक, है ना, दालें, ये सब चीज़ें पदार्थ हैं और इनका पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो हम इन क्वेश्चन आंसर से सीखेंगे बेटा कि अलग अलग चीज़ों को कौन कौन सी विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। अब हमारे पास पृथक्करण की बहुत सी विधियाँ होती है बेटा, जैसे निस्तारण, निष्पावन, चालन, है ना। इन्हीं के बारे में हम क्वेश्चन से समझेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें किसी मिश्रण क्या होता है बेटा, जिसमें 2-3 चीज़ें मिली हों उसको मिश्रण कह देते हैं। 2-3 पदार्थ जब मिक्स हो रहे हों के मिश्रण के विभिन्न अवयव क्या आता है बेटा, उसमें अलग अलग जो कण होते हैं वो विभिन्न अवयव होते हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग, को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण लिखिए। हमें किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें से मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। देखो बेटा, जैसे आप दाल बनाते हो तो दाल में क्या होते हैं, कंकड़ भी मिला होता है ना, कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी मिली होती है। आप देखते हो मंडियों में ऐसे खुला पड़ा रहता है अनाज, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कण और अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ जो है मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए उनको हमें अलग करने की आवश्यकता होती है। अब देखो बेटा, हम जब किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसमें से जब हम हानिकारक पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं तो ये होता है पृथक्करण। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं। पृथक का मतलब अलग, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः जैसे उदाहरण है बेटा, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालन छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। चाय की पत्ती होती है बेटा, आप चाय की पत्ती गिरते हो चाय बनाते वक्त। अब उसको हम कैसे अलग करते हैं, द्रव मतलब जो आपकी चाय बन गई है वो द्रव है बेटा, लिक्विड फॉर्म है वो, है ना। अब उससे हम उसको कैसे अलग करते हैं, चालन विधि द्वारा। चालन और चालन की जगह हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, छलनी। तो देखो बेटा, ये पिक्चर दिखा रखी है मैंने, ये केतली से चाय छानी जा रही है, दिख रहा है बेटा, और ये छलनी लगी हुई है। ये जो है बेटा यहाँ पर छलनी का प्रयोग हो रहा है और ये हाथ में केतली पकड़ी हुई है, नीचे एक हाथ से छलनी पकड़ी हुई है, दिख रहा है बेटा। और केतली में से चाय छानी जा रही है कप में। तो ये हो रही है हमारी चालन विधि। हम चाय की पत्तियों को, जो चाय बन के तैयार हो गई है वो एक द्रव रूप है, उससे अलग कर रहे हैं। ऐसे मक्खन को दही से मंथन क्रिया द्वारा अलग पृथक किया जाता है। मक्खन को दही से अलग करने के लिए बेटा उसको हम अपकेंद्रण भी कहते हैं। अपकेंद्रण विधि क्या कहते हैं, अपकेंद्रण। जो मंथन आप देखते हो बेटा, घर में भी देखते होगे आप, कैसे अलग करती है मम्मी दूध से, दही से मक्खन। तो उसको दही को क्या करते हैं, बिलोते हैं, ऐसे हाथ से भी बिलोते हैं बेटा, मशीन भी होती है ना। तो उसको अपकेंद्रण विधि भी कहते हैं, या मंथन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। निष्पावन देख रहे हो बेटा, ये पिक्चर में निष्पावन अभिक्रिया हो रही है, निष्पावन क्रिया कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनाज के दानों को भूसे से अलग कर रही है। ये नीचे अनाज गिरता जा रहा है बेटा, नीचे अनाज गिरता जा रहा है और ये भूसा जो है अलग से होता जा रहा है। भूसा, ये भूसा है बेटा, जो तूड़ा कहते हैं हम, गेहूं में जो तूड़ा होता है ना, वो भूसा कहलाता है। निष्पावन में बेटा यही करते हैं हम। यह वह विधि है जिसमें गेहूं के दाने को भूसे से उनकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। मतलब इसके लिए बेटा हवा होनी चाहिए, अगर हवा नहीं है तो पंखा लगा दिया जाता है। ये तो आपके आसपास या आपके घरों में ये क्रिया जरूर होती होगी बेटा। अनाज से भूसा पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं, निष्पावन विधि। क्या कह रहे हैं बेटा, निष्पावन, जब अनाज से भूसे को अलग कर रहे हैं। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण पवन में उड़कर, पवन मतलब हवा में उड़कर, पवन का क्या मतलब है बेटा, हवा में उड़कर दूर गिरते हैं, जबकि भारी अनकण, ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे दूर गिरते जा रहे हैं ये, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निकट एक ढेर बना लेते हैं। ये दिख रहा है, ये भारी
अन्न कण है, मतलब जिसको हमने अनाज कहा है ना बेटा। क्या है ये? अनाज है हमारा, और जो क्या होता जा रहा है? भूसे से अलग होता जा रहा है। एक ढेर बना लेते हैं। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। तो आपने देखा बेटा, आप इसमें क्या करते हो, इसमें गेहूं के दाने को भूसे से अलग करते हैं और वायु द्वारा अलग करते हैं। अनाज से, इसको निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण हवा में उड़ जाते हैं, दूर गिरते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर एक ढेर बना लेते हैं। और किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार, किसी भी मिश्रण के, जरूरी नहीं है बेटा हमने अनाज से ही भूसा अलग किया है, और भी हम ऐसे कई चीज़ों में इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। ये देख रहे हो बेटा, ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे? हस्त चयन विधि का प्रयोग कर रहा है और हाथों से कंकर पत्थर को अलग कर रहा है, और ये नीचे गिरता जा रहा है। ये बोरी में से सामान ले रहा है बेटा, दाल ले रहा है, और इसमें से कंकर पत्थर को अलग कर रहा है। हस्त चयन की विधि का प्रयोग करके हम गेहूं, चावल और दालों से बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों और भूसे को अलग कर सकते हैं। दालों का जरूरी नहीं है बेटा, ऐसे हम चावल को भी साफ़ करते हैं, गेहूं को भी साफ़ करते हैं, है ना। देखा होगा ना मम्मी घर पे जब गेहूं पिसवाने से पहले सफाई करती है गेहूं की, है ना। तो सफाई का मतलब उसमें से कण, पत्थर, भूसे को अलग करती है। अब भूसा तो बेटा निष्पावन विधि द्वारा अलग हो जाता है, और कण और पत्थर हम क्या करते हैं? हाथ से चुगते हैं, है ना। छालन, अब छालन जो है बेटा, छालन को चालन भी कहते हैं। छलना मतलब छानना, जैसे हमने चाय पत्ती को चाय में से छाना तो छोटी छलनी लगाई, ऐसे हम बेटा ये आटे के लिए इस छलनी का प्रयोग करते हैं। तो ये चालन विधि का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। यह कहाँ उपयोग होता है? छालन जो है भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों का मतलब बेटा अवयव, कण, इनको अलग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एक विधि है चालन, जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं। आपने देखा बेटा, अनाज से नहीं बेटा, आटे से मम्मी क्या करती है? अलग करती है ना। तो आटे के लिए क्या यूज़ करती है मम्मी? छलनी का यूज़ करती है ना। घर पे छलनी से छानती है ना मम्मी, तो छलनी से क्या करती है? आटा छानती है। तो उसमें आटे से क्या अलग करते हैं हम? चोकर। आटे से चोकर को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और चाय पत्ती से चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके दो उदाहरण हो गए बेटा, आटे से चोकर को अलग करने के लिए, जिसको छानबूर भी कहते हैं कई घरों में, और चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? चालन विधि या छालन विधि का। और विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करोगे। रेत और जल को बेटा अलग करना है, कैसे करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। कौन सी विधि लगती है बेटा इसमें? निस्तारण विधि। रेत और जल के मिश्रण से किसको अलग करना है? रेत को अलग करना है, जल को। इसको कहते हैं हम निस्तारण विधि। रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं, इसे अवसाधन विधि कहते हैं। जो बेटा कोई भारी चीज़ होती है वो कहाँ बैठ जाती है? नीचे, और पानी कहाँ रह जाता है? ऊपर। ये देख रहे हो बेटा, इस गिलास में आपको दिख रहा है, इस टब में, इसमें क्या है? गिलास तो नहीं है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन लेना पड़ेगा हमें। अगर आप घर पे करके देख रहे हो तो गिलास से भी काम चल जाएगा, है ना बेटा। ये अब हमने यहाँ पर लिया है इसमें पानी और रेत। तो आप देख रहे हो बेटा, ये जो रेत के कण थे ये नीचे बैठ गए, इसलिए इसको हम कहेंगे अवसाधन विधि। क्या कहेंगे? अवसाधन विधि। जो कण नीचे बैठ जाते हैं ये अवसाधन विधि कहलाती है। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। और ये देखो बेटा, ऐसे हम इसको गिलास को थोड़ा सा, जिस भी बर्तन में हमने ये लिया है, जैसे हमने गिलास में लिया तो गिलास को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और पानी को दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये है हमारी निस्तारण विधि।
अब पानी को और साफ़ करने के लिए फ़िल्टर पेपर से छानने से अलग किया जाता है। बीच में हम क्या लगा देंगे बेटा, जिस बर्तन में हम छान रहे हैं उसमें हम फ़िल्टर पेपर लगा देंगे, तो जो छोटे छोटे कण हैं वो भी फ़िल्टर पेपर पर रह जाएंगे। अब एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, देखो जो दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास मिश्रण होता है और एक भारी चीज़ होती है। जैसे रेत और जल में थोड़ा रेत जो है भारी कण है इसके, ये बर्तन की तली में बैठ जाते हैं, इसे अवसादन विधि कहते हैं। और जो पानी हल्का होता है बेटा वो ऊपर आ जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। और निस्तारण में क्या करते हैं बेटा, एक बर्तन में जो ऊपर का पानी था वो दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में। और अगर फिर भी पानी गंदा दिख रहा है तो उसे फ़िल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, आटे और चीनी के मिश्रण में से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो यह आप कैसे करेंगे? हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है और आटे और चीनी के मिश्रण को चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखो बेटा, चालन का मतलब छालना है, वो छालन है, और छालन का मतलब छन्नी में से छालना है। छन्नी में से छानना है तो क्या करेंगे, आटा तो नीचे आ जाएगा और चीनी ऊपर बच जाएगी। तो इसके लिए हमने कौन सी विधि की? चालन विधि। आपने ऊपर देखा इसका नाम चालन विधि भी लिखा था, है ना बेटा। और छन्नी से छालना, इसमें क्या करते हैं हम, छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से, छन्नी देख रही है बेटा घर में, इससे छानते हैं तो आटा ऊपर रह जाएगा, चीनी ऊपर रह जाएगी, आटा नीचे निकल जाएगा। अब पंकिल जल, पंकिल क्या होता है बेटा, कीचड़ वाला, जैसे मिट्टी में पानी मिला दिया तो वो पंकिल जल बन गया, है ना। वो जो मिट्टी का कीचड़ सा हो जाता है कि किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे। और एक बेटा तालाब का पानी भी होता है, वो पंकिल जल होता है, उसमें कीचड़ नीचे से मिला हुआ था ना। पंकिल जल के एक नमूने को गिलास में लीजिए। गिलास में लिया, इसको आधा घंटा बिना हिलाए पड़ा रहने दें। थोड़ी देर बाद गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ जाती है, क्योंकि मिट्टी के कण भारी होते हैं। जैसे अभी बेटा आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था, रेत और जल था, अब ऐसे इसमें मिट्टी और जल है, और ऐसे हमने इसमें गिलास में रख दिया, और जो यहाँ पर रेत था उसमें मिट्टी के कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी क्या है बेटा, पानी से भारी है, क्योंकि मिट्टी के कण भारी होते हैं। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। अभी दिखाया था बेटा, ये ऐसे गिलास को तिरछा करना है और इसको दूसरे में छान लेना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम है इसमें। पंकिल जल में यहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे रेत था। अब उस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इस प्रक्रम को निस्तारण कहते हैं। यदि गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है तो इसका निस्पंदन करो, और निस्पंदन करने के लिए फ़िल्टर पेपर का प्रयोग करके पंकिल जल को शुद्ध कीजिए। तो फ़िल्टर पेपर में से जब हम छानते हैं बेटा, उसे हम निस्पंदन कहते हैं। ठीक है, जल में अशुद्धियाँ फ़िल्टर पेपर पर रह जाएंगी। इस प्रकार पंकिल जल स्वच्छ हो जाता है। पंकिल व की अब ये देखो बेटा, हमने पंकिल जल को क्या करा, एक गिलास में लिया, उसको आधा घंटा बिना हिलाए पड़ा रहने दिया। गिलास, थोड़ी देर बाद गिलास की तली में मिट्टी बैठ गई, और मिट्टी के कण भारी होते हैं, घर में भी आप करके देख सकते हो बेटा। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, उस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। देखो बेटा, ये पिक्चर भी दिखा रखी है, ऐसे ये आपके मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे, और फिर इस जो पानी को, जो ये ऊपर पानी रह गया, उस पानी को दूसरे गिलास में उड़ेल दीजिए। दूसरे गिलास में उड़ेल दिया, इसको हम कहेंगे बेटा निस्तारण। और गिलास का जल अभी भी पंकिल मतलब भूरे रंग का दिख रहा है, तो अब इसका निस्पंदन करो। निस्पंदन कैसे करते हैं बेटा, बीच में फ़िल्टर पेपर लगा लेते हैं। जो ये दूसरा गिलास बेटा दिख रहा है आपको, जिसमें उड़ेल रहे हैं, ये दूसरे गिलास में यहाँ पर फ़िल्टर पेपर बीच में लगा देंगे, और फिर इसमें इस गिलास में फ़िल्टर पेपर रख देंगे ऊपर के तरफ, और फ़िल्टर पेपर में से फिर जो पानी है बेटा बिल्कुल साफ़ निकलेगा। ये जो हमने गिलास लिया था बेटा, इसको अब दूसरे गिलास में आप कर सकते हो। ठीक है, फ़िल्टर पेपर लगाकर एक और गिलास ले लीजिए और उसके अंदर फ़िल्टर पेपर लगाइए, और फिर इस पानी को उस गिलास के अंदर उड़ेल दीजिए। यहाँ पर एक तीसरा गिलास और लगेगा बेटा आपका। ठीक है, ऐसे ये वाला तीसरा गिलास, और इसमें आप फ़िल्टर पेपर को लगाइए। क्या लगेगा बेटा, इसमें फ़िल्टर पेपर रखिए, यहाँ पर फ़िल्टर पेपर रख लीजिए। और जो ये इसमें पानी आया आपका साफ़ वाला, थोड़ा सा इसमें अगर फिर भी धुंधला दिख रहा है तो इसमें तीसरे गिलास में उड़ेलिए फ़िल्टर पेपर लगाकर, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसको हम निस्पंदन कहते हैं। जब फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके हम किसी चीज़ को शुद्ध करें, उसे हम निस्पंदन कहते हैं।
ठीक है बेटा। अगला है रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? ये बेटा डंडे से ऐसे पीट पीट कर अलग किया जाता है, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशिंग। आजकल इसके लिए बेटा मशीनों का भी यूज़ करने लगे हैं। ठीक है बेटा। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग में क्या लगेगा? थ लगेगा यहाँ पर बेटा। तो हम थ्रेशिंग विधि का प्रयोग करते हैं किसके लिए बेटा? धान के दानों को डंडियों से भी पृथक कर सकते हैं या मशीन के द्वारा भी पृथक कर सकते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्पंदन। अब कपड़ा लगा दिया बेटा, अभी मैंने आपको समझाया था, उसमें हमने फ़िल्टर पेपर लगाया था, यहाँ पर पतला सा कपड़ा लगा दिया, कपड़े पर मलाई रह गई, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे निस्पंदन। यहाँ बेटा स और आएगा बीच में, यहाँ सही नहीं लिखा हुआ है। समुद्र के जल से नमक कैसे किया जाता है बेटा? वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। समुद्र के जल से नमक वहाँ पर बड़े बड़े तालाब से बना दिए जाते हैं बेटा, उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है समुद्र का जल, और फिर वो धूप में क्या होता है? जल उड़ता रहता है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। आपको पता बेटा, जैसे आपके कपड़े घर में सूखते हैं वो भी वाष्पीकरण वाष्पन प्रक्रिया द्वारा सूखते हैं, क्योंकि उनके अंदर से पानी जो है वो उड़ता रहता है, आपको दिखाई नहीं देता बेटा, लेकिन वो क्या होता है? वाष्पीकरण विधि होती है। जैसे आप घर में पानी को उबालते हो तो वो वाष्पीकरण आपको दिखता है, जब पानी उबलता है तो उसकी भाप निकलती हुई दिखाई देती है ना बेटा, लेकिन कपड़ों से भाप निकलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि कपड़ों से भी वो धूप के समय आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, रात के समय भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं तो हमें वाष्पीकरण प्रक्रिया नज़र आती है। तो समुद्र के जल से नमक हम वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती है। अभी क्वेश्चन में पढ़ा था बेटा आपने पंकिल जल वाला। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम जल को छानते हैं बेटा तो ये कहलाती है निस्तारण। और जो तली में बैठ जाते हैं इसको हमने बोला था बेटा अवसादन। फिर जब हम छानते हैं उस स्वच्छ जल को ऊपर से तो उसे कहते हैं निस्तारण। और उसके बाद यदि हम फिल्टर पेपर में से छानेंगे तो उसको कहते हैं निस्पंदन। ठीक है बेटा। और थ्रेशिंग क्या होती है? डंडियों से पीट पीट कर भूसे को अनाज से अलग करना, दानों को अनाज से अलग करना, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग आएगा बेटा यहाँ पे, थ्रेशिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका दूध और जल के मिश्रण को निष्पंदन द्वारा पृथक किया जाता है। निष्पंदन लिखना था बेटा यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूध और जल के मिश्रण को बेटा कौन सी विधि यूज करते हैं? हम भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा हम अलग करते हैं। नेक्स्ट है आपका नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नहीं बेटा, निष्पावन में आपने क्या देखा था? अनाज के दाने को हम भूसे से अलग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नमक और चीनी है, इसमें से कोई भी चीज़ हल्की नहीं है बेटा, उड़ेगी नहीं। अगर आप निष्पावन विधि लगाओगे तो कोई भी चीज़ उड़ेगी नहीं, इसलिए ये अलग नहीं हो सकता। ये अलग होगा बेटा वाष्पीकरण विधि द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो ये निष्पावन गलत है, ये भी हो गया आपका असत्य। इसको हम अलग करेंगे वाष्पीकरण विधि द्वारा। अब देखो बेटा, ग पार्ट, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्पंदन द्वारा किया जा सकता है, या चालन भी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है ना। निस्पंदन जिसमें हमने फिल्टर पेपर लगाया था, और चालन मतलब हमने चाय छलनी में से छाना था, तो ये बिल्कुल सत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम, ये गलत है बेटा आपका। ये किस विधि द्वारा होता है? निष्पावन प्रक्रम द्वारा होता है। अब लास्ट है बेटा, जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी नहीं है बेटा, शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो, आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? आपको पता होगा बेटा, शिकंजी में पहले क्या करते हैं? चीनी घोलते हैं। क्यों घोलते हैं बेटा? क्योंकि चीनी नहीं घोलेंगे, बर्फ़ घोलेंगे पहले, तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती है, इसलिए पहले चीनी को घोलते हैं, है ना बेटा। ये याद रखना आपको। किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? अब ये आएगा शिकंजी बनाते समय बेटा, ये शिकंजी नहीं लिखना बेटा, आपको शिकंजी लिखना है, शिकंजी। ठीक है। यहाँ पर आएगा शिकंजी, ऐसे शिकंजी।
शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोली जाती है और बर्फ़ बाद में डाली जाती है, क्योंकि यदि बर्फ़ डालने के बाद चीनी डालेंगे तो शिकंजी ठंडी हो जाएगी ना बेटा, जिससे कम तापमान होने के कारण चीनी नहीं घुल पाएगी। इसलिए शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोलनी चाहिए, बर्फ़ बाद में डालनी चाहिए। क्यों हो ऐसा करते हैं बेटा? क्योंकि बर्फ़ डाल दी तो तापमान कम हो जाएगा और तापमान कम होने के कारण चीनी नहीं घुल पाती है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय।